दोस्तों, नेपाल जल रहा है और तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही है। लेकिन इस हिंसा के बीच नेपाल में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ हो रही है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें मोदी और योगी जैसे नेताओं की जरूरत है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नेपाल से रिश्ता बेहद खास है और खून का रिश्ता है, धर्म और कर्म का रिश्ता है। इसलिए नेपाल में सीएम योगी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और नेपाली उनकी खूब इज्जत करते हैं। आज भी नेपाल में बड़ी संख्या में लोग लोकतंत्र नहीं राजशाही शासन की मांग कर रहे हैं। उनकी निष्ठा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में नहीं बल्कि नेपाल के राजशाही परिवार यानी राजा परिवार से है और उस परिवार से सीएम योगी का गहरा नाता है। लेकिन साल 2008 में नेपाल की संविधान सभा ने दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बना दिया और वहां वामपंथियों का कब्जा हो गया। लेकिन इसमें हमारे देश की कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की भूमिका भी सबसे बड़ी रही थी। आगे आपको बताएंगे कैसे राजीव गांधी के चलते नेपाल से राजशाही को खत्म करना पड़ा और जब से नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ तभी से स्थिति खराब होने लगी। देश वामपंथियों का अड्डा बन गया, लूट भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गया, जिसके विरोध में वहां आजकल कल्पना से परे हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग राजशाही की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की चर्चा हर ओर हो रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो थर्ड आई। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के नेपाल कनेक्शन की स्पेशल कहानी जो बेहद रोमांचक है और नेपाल में बदतर हालात के पीछे भारत की कांग्रेस पार्टी की बड़ी साजिश जिसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है गांधी परिवार की। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जल रहा है नेपाल, कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर। नेपाल में हो रही है पीएम मोदी सीएम योगी की डिमांड। सीएम योगी का नेपाल कनेक्शन कर देगा आपको हैरान। नेपाल हिंसा पर गोरखपुर से काठमांडू तक बवाल। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नेपाल का दौरा करते रहते हैं और इसके पीछे की कहानी बेहद शानदार है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी का नेपाल से क्या रिश्ता है जो आप शायद ही जानते होंगे और इस कनेक्शन को जानकर आपको भी यकीन हो जाएगा। शायद इसलिए योगी आदित्यनाथ नेपाल में इतने लोकप्रिय हैं। नेपाल से जुड़ा है सीएम योगी का परिवार। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का जन्म वैसे तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ था, लेकिन उनके पूर्वजों की उत्पत्ति नेपाल के रुकुम जिले से मानी जाती है जो पश्चिमी नेपाल का एक पहाड़ी क्षेत्र है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक साधारण वन अधिकारी थे, लेकिन परिवार की पृष्ठभूमि पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों से हमेशा भरी रही है। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने तक की उनकी आध्यात्मिक यात्रा में नेपाल से जुड़ी पारिवारिक विरासत ने भी एक मौन भूमिका निभाई है, जिसने उन्हें गहराई से भारतीय नेपाली सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़े रखा है जो आज भी नजर आता है। गोरखनाथ मठ का नेपाल से खास संबंध। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ या फिर गोरक्षनाथ मठ के पीठाधीश्वर हैं, जो नाथ संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इस मठ की परंपरा और प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका विस्तार नेपाल तक है। गोरखनाथ जी को नेपाल में अत्यंत पूजनीय माना जाता है और वहां कई मंदिर और आश्रम गोरखनाथ परंपरा के आधार पर स्थापित है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो नेपाल का गोरखा राज्य और प्रसिद्ध गोरखा रेजिमेंट भी गोरखनाथ जी के नाम से ही प्रेरित है। नेपाल के कई साधु संत और योग परंपरा से जुड़े अनुयायी स्वयं को नाथ संप्रदाय से जुड़ा मानते हैं और इसी दृष्टि से योगी आदित्यनाथ वहां की धार्मिक चेतना में एक बेहद सम्मानित शख्सियत है। गोरखपुर में उनका मठ नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था और तीर्थ का सबसे बड़ा केंद्र है। नेपाल के राजशाही परिवार से सीएम योगी का रिश्ता। महंत अवैधनाथ ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनवाया। सीएम योगी और गोरखनाथ मठ का हिंदू बहुल नेपाल और उसके पूर्व राज परिवार से हमेशा से ही विशेष लगाव जुड़ाव रहा है। पिछले साल अक्टूबर में जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल में विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया था तो सीएम योगी को भी
बतौर अतिथि उसमें आमंत्रित किया गया था। भारत नेपाल सीमा पर स्थित होने के चलते मठ का इस हिमालयी राज्य के मंदिरों से भी पुराना नाता रहा है। नेपाल का पूर्व शाही परिवार गोरखा है, जो हिमालयी क्षेत्र में नाथ मठ आंदोलन के संस्थापक गुरु गोरखनाथ से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। नेपाल के राजा वीरेंद्र, जिनकी 2001 में उनके ही बेटे ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हत्या कर दी, ऐसा कहा जाता है, इस मठ की परंपरा के प्रतीक थे। वीरेंद्र गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत अवैधनाथ को अपना गुरु मानते थे। 1992 में राजा वीरेंद्र स्वयं काठमांडू से गोरखपुर मठ आए थे। ऐसा माना जाता है कि साल 1990 में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ की सलाह पर ही राजा वीरेंद्र ने नेपाल को हिंदू राजा घोषित किया था और गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। साल 2014 में योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर मठ का महंत बनाया गया। फिर साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा कई टीमें वहां भेजी गई। इतना ही नहीं, उस समय सांसद योगी आदित्यनाथ खुद नेपाल के बॉर्डर पर कार्यों को देखने के लिए पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने साल 2015 में बतौर सांसद नेपाल सरकार द्वारा देश को धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर राज घोषित करने के कदम की खुलकर आलोचना की थी और उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग भी की थी, जिसकी तारीफ पूरे नेपाल में हुई थी और लोगों ने उस समय योगी आदित्यनाथ को अपना सबसे बड़ा हितैषी बताया था। नेपाल की जनता में सीएम योगी की लोकप्रियता। नेपाल में योगी आदित्यनाथ की छवि केवल एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु और सांस्कृतिक प्रतिनिधि की भी है। नेपाल में खासकर उन क्षेत्रों में जहां गोरखनाथ परंपरा के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं, जैसे गोरखा, काठमांडू, पोखरा आदि, वहां योगी आदित्यनाथ एक श्रद्धेय व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी हिंदुत्व आधारित विचारधारा, सख्त प्रशासनिक छवि और नाथ परंपरा से गहरा जुड़ाव उन्हें नेपाल के आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय बनाता है। नेपाल के कई संत, धार्मिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं जो भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने में लगे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जब 2017 में यूपी के सीएम बने, तब उन्होंने गोरखनाथ मंदिर को भारत नेपाल मैत्री का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ी कोशिश की। नेपाल से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए गोरखपुर में विशेष आवासीय और भोजन व्यवस्था की गई। साथ ही मंदिर परिसर में नेपाल के श्रद्धालुओं और संतों का विशेष स्वागत किया गया। उन्होंने नेपाल के कई धार्मिक गुरुओं और नेताओं से संवाद बनाए रखा, जिससे दोनों देशों के बीच पारंपरिक रिश्तों को सशक्त आधार मिला। भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव जैसे आयोजनों को भी प्रोत्साहन दिया गया, जिससे धार्मिक पर्यटन और आपसी सहयोग में इजाफा देखने को मिली। अब आप समझ गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ नेपाल में इतने लोकप्रिय क्यों हैं, उनका क्या संबंध नेपाल से है, पारिवारिक से लेकर धार्मिक रिश्ता क्या है उनका नेपाल के साथ। नेपाल में गांधी परिवार के चलते राजशाही खत्म। साल था 2008 जब नेपाल से राजशाही व्यवस्था को औपचारिक तौर पर खत्म कर दिया गया और इसमें भारत की कांग्रेस सरकार और गांधी परिवार की बड़ी साजिश रही। कांग्रेस पार्टी ने ही नेपाली राजशाही को कमजोर करने के लिए वहां लोकतंत्र को बढ़ावा दिया था। इसकी शुरुआत 1980 के दशक से हुई। देश के पूर्व पीएम राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी तब पीएम थे। तब भारतीय पीएम राजीव गांधी अपनी इटालियन पत्नी सोनिया गांधी, जो तभी एंटोनियो माइनो थी, उनके साथ काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन पुजारियों ने राजीव गांधी को अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश या पूजा अर्चना सख्त मना था और ये वहां की परंपरा के हिसाब से हुआ। सरकारी हस्तक्षेप के बाद मंदिर प्रशासन ने राजीव गांधी को तो जाने दिया, लेकिन ईसाई सोनिया गांधी को नहीं जाने दिया। राजीव गांधी इस बात से चिढ़ गए और मंदिर जाए बिना ही लौट गए और भारत आकर नेपाली राजशाही के विनाश का एक बड़ा षड्यंत्र रचा। दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र के प्रति घृणा, कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार द्वारा हिंदू विरोधी कृत्य का एक बड़ा उदाहरण है। नेपाल के राज परिवार का लगाव और झुकाव हमेशा भारत की ओर रहा। इतना है कि भारत की आजादी के बाद नेपाल के राज परिवार ने खुद ही राजपत्र त्याग कर नेपाल को भारत में एक राज्य के तौर पर विलय करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय तत्कालीन भारतीय पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और तर्क दिया कि इतने बड़े देश को संभालना मुश्किल हो रहा है, अच्छे और अतिरिक्त भूभाग को कैसे संभाला जाए। दोस्तों, ये कोई बीजेपी और आरएसएस द्वारा प्रचारित कोई झूठी कहानी नहीं है।
बल्कि इसका खुलासा देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस में लंबे समय तक बड़े पदों पर रहे प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब, अपनी आत्मकथा दी प्रेसिडेंशियल ईयर्स में विस्तार से इसका जिक्र किया है। राजीव गांधी ने नेपाल की सत्ता से नेपाली राजघराने को हटाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत गंदा खेल खेला। नेपाल में माओवादी विद्रोहियों को बढ़ावा दिया, जिसका सीपीआईएम के सीताराम येचुरी जैसे भारतीय कम्युनिस्टों ने सक्रिय समर्थन किया। एक दशक से भी ज्यादा समय तक चले रक्तपात और माओवादी हिंसा के बाद लोकतंत्र की खातिर राजशाही को खत्म कर दिया गया। इससे नेपाल वामपंथियों के नेतृत्व में चीन की ओर और झुक गया और वामपंथियों और माओवादियों ने स्थिति पर नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ वो आज लोग देख रहे हैं। ये बातें राव के पूर्व विशेष निदेशक अमर भूषण की किताब इनसाइड नेपाल से सामने आई है। अमर भूषण की किताब इनसाइड नेपाल में राजीव गांधी के निर्देश पर शुरू किए गए गुप्त ऑपरेशनों की प्रकृति और कैसे नेपाल की पूरी राजशाही व्यवस्था को गुप्त रूप से ध्वस्त किया गया, इसका भी जिक्र है। तो यह है असली कहानी, कैसे कांग्रेस पार्टी ने नेपाल में बर्बादी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। सोचिए, ये लोग तुष्टीकरण के सरदार, सिर्फ नेपाल को इन्होंने इसलिए भारत में नहीं जोड़ा क्योंकि नेपाल हिंदुओं का देश था। सोचिए, अगर आज भी नेपाल भारत का हिस्सा होता तो क्या ये भारत के लिए एक मजबूत कड़ी नहीं होती। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस की सरकार हमेशा से तुष्टीकरण की सियासत करती रही है और आज भी राहुल गांधी उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। क्या नेपाल में फिर होगा राजशाही परिवार का राज? दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जिसने 1996 में राजशाही के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। फिर 10 सालों तक हिंसा और अस्थिरता के लंबे दौर से गुजरने के बाद 2006 में जन आंदोलन खत्म हुए, माओवादियों की सरकार बनी। लेकिन सरकार से निराश जनता एक बार फिर आज सड़कों पर नजर आई। 10 साल तक चले इस गृह युद्ध में 16,000 से अधिक लोग मारे गए और 2006 में शांति समझौते के साथ इसका अंत तो हुआ, लेकिन उसका असर नकारात्मक रहा। नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि एक गणतांत्रिक देश बन गया। नेपाल में 2008 में माओवादियों की जीत के बाद 240 साल पुरानी राजशाही व्यवस्था खत्म हुई, लेकिन 2006 में मुकम्मल हुई क्रांति से जनता के हालात कितने बदले। 2 दशकों बाद आज नेपाल की सड़कें इसकी गवाही दे रही है। आज राजशाही सरकार की उम्मीद तो नजर बड़े पैमाने पर आ नहीं रही है, लेकिन सीएम योगी की तारीफ, पीएम मोदी की तारीफ ये बताती है कि नेपाल आज भी भारत को बहुत ज्यादा चाहता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।